नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की, जिसको लेकर लगातार ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है और बार-बार कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। तो आखिरकार हो क्या रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि रेल मंत्रालय बार-बार इसके बारे में अपनी बात सामने रख रहा है और सारी चीज़ों को साफ-साफ कहने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरकार हो क्या रहा है? जो सवाल हैं, उनको हम सीधा-सीधा पूछते हैं आरआरबी चेयरमैन मुजफ्फरपुर से। आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनको अपने साथ जोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो हमारे साथ मनीष चंद्र जी जुड़ चुके हैं, जो कि आरआरबी मुजफ्फरपुर से हैं, चेयरमैन हैं वहाँ के। सर, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सर, अगर हम इस रिक्रूटमेंट की बात करें, जो कि एनटीपीसी का एग्जाम बोला जाता है, ज्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं, तो इसमें सर ये कितना बड़ा एग्जाम होता है अगर हम इसकी बात करें, और इसमें किस तरीके के पद होते हैं? सिद्धार्थ, इसमें टोटल 35,281 पद अधिसूचित थे और इसमें करीब 1,25,00,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और ये बहुत मैसिव एग्जाम है। इसमें 6 लेवल के पद थे, 5 लेवल के पद थे बेसिकली। लेवल 2, लेवल का मतलब पे लेवल होता है, तो लेवल पे लेवल 2 से लेकर 3, 4, 5 और 6 के पद थे और सभी पदों की वैकेंसियां जोड़कर 35,281 थी। सिद्धार्थ सर, यहाँ पर जब इस एग्जाम की बात करते हैं तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आप लोगों ने जारी किया जी। और रेलवे का दावा है कि जैसा कि जो नोटिफिकेशन में था कि 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा अगले राउंड के लिए, तो उनको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं 20 गुना कैंडिडेट लेने की बजाय 20 गुना रोल नंबरों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो उम्मीदवार क्वालिफाइड हैं उनके रोल नंबर एक से ज्यादा बार काउंट किए गए। तो ये जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि रेलवे दावा कर रही 20 गुना और वो कह रहे नहीं साहब 20 गुना नहीं है, क्या कहेंगे सर इस पर? सिद्धार्थ, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 35,281 पोस्ट थे या वैकेंसियां थी और हम लोगों ने एग्जैक्टली 20 गुना अर्थात 7,05,446 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है सीबीटी 2 के लिए। इसमें ये मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लेवल 2 का पद है, इसका पे स्केल इनिशियल पे 19,990 होता है। इसमें जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क वगैरह पोस्ट होते हैं। ये इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली 10+2 वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व पोस्टें हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अर्थात लीगली जो इससे ऊपर क्वालिफिकेशन वाला है, जैसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऑल सच कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए compete करने के लिए। अब इसकी वैकेंसी देख लें, इसमें 5,663 वैकेंसीज थी और इसमें जस्ट 20 गुना अर्थात 1,13,301 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसी तरह से लेवल 3 जो है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, पर अगेन इसमें ग्रेजुएशन के भी लोग आ सकते हैं। इसमें भी 20 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है अगले स्टेज के लिए। उसी तरह से 4, 5, 6 जो कि ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं। आप ये पे लेवल का अंतर देखें, जो 2 लेवल का पद है उसका पे स्केल 19,990 है और जो 6 लेवल का पद है उसका इनिशियल पे 35,400, अर्थात काफी अंतर है। लेकिन अगर आप टोटल रिक्तियों को देखें तो हर ग्रेड में 20 गुना कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, अर्थात 35,000 वैकेंसी के लिए 7 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है सेकेंड स्टेज के लिए। इसमें एक और स्लाइड में दिखाना चाहूंगा जिसमें कुछ रूल पोजीशन है। हाँ, जैसे इसमें आप देखें बड़ा क्लियर किया गया था नोटिफिकेशन में कि जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है वो कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन होगा, सब पद के लिए कॉमन होगा। इसका लेवल 10+2 रखा गया था।
दूसरा ये स्क्रीनिंग नेचर का होगा, एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसका पर्पस है कि हम लोग इसमें जो मार्क्स आएगा कैंडिडेट्स को, उसके आधार पर सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे लेवल वाइज, जो कि मेरिट और ऑप्शन के आधार पे होगा। ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी भी होगा, जैसे जो जो 10+2 पास कैंडिडेट्स हैं वो केवल लेवल 2 और लेवल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, लेकिन जो ग्रेजुएट है वो सारे लेवल के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता है। इसी तरह से एकदम स्पष्ट किया गया था कि सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा, वो कॉमन नहीं होगा, वो सेपरेट होगा, वो हर लेवल के लिए, जैसे लेवल 2 का सेकेंड स्टेज सीबीटी अलग होगा, 3 का अलग होगा, हर लेवल के लिए जो लेवल 2 होगा वो अलग होगा और ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल से होगा। जैसा कि मैंने दिखाया कितना अंतर है पे स्केल में, उसी तरह से हर लेवल 2 की तुलना में लेवल 3 का एग्जाम सपोज कि वो ज्यादा थोड़ा टफ होगा, लेवल 6 जो हाईएस्ट लेवल का है वो और ज्यादा ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल पे ऊंचा होगा। तो जो सेकेंड स्टेज सीबीटी है वो हर के लिए अलग होना था, फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो था वो सबके लिए कॉमन होना था। एक तरह से एक स्क्रीनिंग प्रोसेस था। आगे बढ़े तो एकदम क्लियर किया गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो एक लेवल से, काइंडली सेकेंड स्लाइड प्लीज, बस, कैंडिडेट्स जो हैं वो एक लेवल से ज्यादा लेवल के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। किस आधार पे? तो अपनी मेरिट, चॉइस और एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 या ग्रेजुएशन है। अगर मेरिट में बहुत ऊंचा भी अगर 10+2 वाला कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल नहीं है लेवल 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो वो अगर शॉर्टलिस्ट भी होगा अपनी एलिजिबिलिटी और मेरिट से तो वो केवल लेवल 2 और लेवल 3 के लिए होगा, लेकिन दोनों के लिए वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है अगर उसके पास मेरिट हो। लेकिन जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो पांचों लेवल के लिए टेक्निकली शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन था और सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है वो करस्पॉन्डिंग पे लेवल के लिए अलग अलग होगा। और जो हमारा जो नोटिफिकेशन था उसमें ये था कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 20 टाइम्स होंगे कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज और पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट आरआरबी। हर आरआरबी का जो पोस्ट नोटिफाइड है जिस लेवल का, उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फर्स्ट स्टेज सीबीटी में और चॉइस के आधार पर। अगर एलिजिबल है, चॉइस एक से ज्यादा पोस्ट के लिए दिया है उसने, हर के कट ऑफ से ऊपर आ रहा है तो वो एक लेवल से ज्यादा लेवल के लिए भी वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है, परंतु उसको हर अलग लेवल के लिए अलग सीबीटी में अपीयर होना पड़ेगा। तो एक चीज तो है इसमें कि एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज्यादा लेवल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो थे एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता था वो वैकेंसी के 10 गुना ही किया जाता था। तो इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि ज्यादा लेवल के लिए वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, इस बार 20 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मतलब ये तो क्लियर है चार्ट से कि 20 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, कुछ लोग एक लेवल से ज्यादा लेवल में क्वालिफाई किए हैं जो एज पर रूल है, लेकिन अगेन 10 गुना की जगह जो पहले होता था हम लोगों ने 20 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है या शॉर्टलिस्ट किया है। सिद्धार्थ सर, इसमें जो बेसिक सवाल है सर, इसी का एक सप्लीमेंट्री है कि अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो जैसा रेलवे कह रही है कि हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो 7,05,446, तो इसमें रिपीट भी है लोग, यानी एक ही तो अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करें तो कितने लोग हैं इसमें? ये सवाल बार बार उठ रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स की अगर हम बात करें। सिद्धार्थ, मैंने इस डेटा को आज कलेक्ट करने की कोशिश की है सारे आरआरबी से, और मेरे पास जो डेटा है उसके अनुसार अगर यूनिक रोल नंबर की बात करें कि एक रोल नंबर 4 जगह नहीं रिपीट हो, एक ही जगह रिपीट हो, तो ऐसे 3.84 लाख कैंडिडेट्स हैं जो यूनिक रोल नंबर के हैं, अर्थात कि मतलब रिपीट हुए हैं लेकिन 3.84 कैंडिडेट्स अलग है, मतलब डिफरेंट हैं। तो इस हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो हमारी जो रिक्ति है 35,000 और यूनिक कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं 3.84 लाख, तो ये जो है 10 गुना 11 गुना से थोड़ा ज्यादा ही है।
और फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज एनीथिंग मोर देन 10 टाइम्स इज गुड इनफ। सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर हम एक और बात कहें, जो एक सवाल और उठाया जा रहा है कि सीबीटी 2 सिलेक्शन, अब इसके बाद सीबीटी 2 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा जी अगला लेवल, तो उसमें एक अभ्यर्थी को अगर वो 4 और 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया, और ऐसे व्यक्ति को एक अगर 4 या 5 पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो रेलवे किसे पोस्टिंग देगा? जी आदमी एक ही है, 5-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, उसने क्वालिफाई कर लिया, तो सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोग उठा रहे हैं कि फिर किसको मिलेगी नौकरी? जी जी सिद्धार्थ, मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप थर्ड स्लाइड दिखा सकें, इसके एक बाद के बाद वाला स्लाइड, बस बस। तो इसमें सिद्धार्थ नोटिफिकेशन के पारा 1.1 में ये बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि एक बार अभ्यर्थी अपने मेरिट और चॉइस के अनुसार इम्पैनल हो जाता है या चुन लिया जाता है एक पद पे, तो ऐसे कैंडिडेट अपने राइट को फोरफिट कर देंगे कि किसी और पोस्ट के लिए कंसीडर उनको किया जा सके। जो हम लोग फाइनल पैनल बनाने लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है, तो उसमें हम लोग उनसे फाइनल चॉइस ले लेंगे और हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले 6 लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो हाईएस्ट लेवल है, उसमें लोगों को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब 5 में हम लोग हाथ लगाएंगे, लेवल 5 में, तो ये 6 लेवल में जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। 5 में जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 4 में मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से किसी भी हाल में एक कैंडिडेट को केवल एक पद पे सिलेक्ट किया जाएगा, भले ही वो अभी इस स्टेज में सीबीटी 2 लेवल पे एक से ज्यादा पदों के लिए वो क्वालिफाई कर गया हो या शॉर्टलिस्ट हो गया। सिद्धार्थ सर, तो ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर 5-6 पदों पर जो है सिलेक्ट हो गया, तो उसको जो पहली, यानी ऊपर से आप शुरू करेंगे, यानी 6 लेवल से शुरू करके एक एक करके लिस्ट जारी होती रहेगी, यही कह रहे हैं ना? नीचे आते जाएंगे और इस तरह से आप देखेंगे, या मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इससे 10+2 वाले जो लड़के हैं उनको कैसे फायदा होगा। सिद्धार्थ सर, यहाँ पर ये बात हो गई कि किस तरीके से ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उसको दूर किया, हम कह सकते हैं मनीष जी ने। अब सर एक और चीज है, आरआरबी ने 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन एग्जाम क्यों कराया, अलग अलग क्यों नहीं? और ऐसा कहा जा रहा है कि बैल और घोड़े को एक साथ दौड़ा दिया गया है, इससे ग्रेजुएशन वालों को फायदा और 10+2 वालों को नुकसान होगा। ये बार बार जो है ट्रेंड कराया जा रहा है कि बड़ा नुकसान कर रहे हैं रेलवे वाले, क्या कहेंगे? जी सिद्धार्थ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उतना ही भ्रामक क्वेश्चन भी है। मैं ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सीबीटी 1 का जो पर्पस था वो स्क्रीनिंग था, ताकि कैंडिडेट्स को सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी के लिए, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सके। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अलग एग्जाम कराते 10+2, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन था स्केल 2 और स्केल 2 एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 वाले पोस्ट का, उसका हम लोग अलग एग्जाम कराते, सपोज करते हैं। इसमें रिक्तियां जो थी वो 10,600 रिक्तियां थी। मान लीजिए इनका अलग नोटिफिकेशन निकलता। अब एक बार देखें हम कि कंबाइंड वैकेंसी जो 35,200 के आसपास है, जो +2 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए है, इसका जब हम लोगों ने कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला तो 1,25,00,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। अगर 10+2 अभ्यर्थियों का हम लोग अलग नोटिफिकेशन निकालते तो यू रेस्ट एश्योर्ड कि इसमें भी 1.25 करोड़ कैंडिडेट अप्लाई करते। काहे कि लीगली हम किसी भी हाल में जो 10+2 से ऊपर के कैंडिडेट हैं, जैसे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको इसमें भरने के लिए, फॉर्म भरने से हम लोग नहीं रोक सकते थे। तो इसके लिए भी आपको उतने ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते, और इसमें भी जो मेरिट बनती उसमें किसी भी हाल में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वाले सारे अभ्यर्थी चुने जाते। तो अब कुल मिल, अब इसके अलावा अब मान लीजिए कि हम लोगों ने 10+2 का अलग कर दिया, तो ग्रेजुएशन वाला का भी हम लोग अलग एग्जाम करते, उसमें भी ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग चुने जाते। इससे होता क्या कि एक अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन या उससे ऊपर लेवल का है वो दोनों में चुना जाता और 2 सीट ऑक्युपाई कर लेता।
और एक पद ज्वाइन करता। इसके बजाय जो हम लोगों ने कंबाइंड एग्जाम लिया है, इसमें फाइनल सिलेक्शन से पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं उसको थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूं। हम लोग सबसे पहले लेवल 6 के एलिजिबल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फाइनल स्टेज में बुलाएंगे। उनको चुन लेने के बाद वो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग नीचे लेवल पे जाएंगे, फिर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 5 के लोगों को चुनेंगे। तो अभी तक लेवल 6, 5 एंड 4 में केवल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एक तरफ से छट गए ऊपर इन 3 लेवलों में। और आपको मैं बताना चाहूँ, ग्रेजुएशन की जो वैकेंसीज हैं वो 26,000 है, 26,678। और +2 वाला जो सो कॉल्ड +2 जिसको कहा जा रहा है कि वैकेंसीज जो हैं वो 10,600 हैं, मतलब 2.5 गुना वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों में। तो 26,000 जो रिक्तियां हैं उस पे सबसे पहले इम्पैनल हो जा रहे हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका नंबर आ रहा है लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये +2 लेवल का पोस्ट है। तो ऑब्वियसली जब तक हम पहुंचते हैं लेवल 3 और लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फाइनल स्टेज में, तब तक ये 26,000 लोग तो ऊपर जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो काफी कम हो जाएगा, इन द सेंस कि ग्रेजुएशन वाले लड़के ऊपर चले गए, उनको एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट पे आने का राइट नहीं है। तो जो नीचे 3 और 2 के जो लेवल के पोस्ट हैं वो तो ज्यादा ओपन हो जाएगा ना, 10+2 जिसकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए। तो किसी भी हाल में ये तो फायदेमंद है ना कंबाइंड एग्जाम कराना। सिद्धार्थ, सर एक सही डिसीजन है, इसमें फायदा ही हो रहा है उनको। सर यही बात बार बार कही जा रही है कि नहीं नहीं इंटरमीडिएट वालों का हक मारा जा रहा है, तो उनको अश्योर करिए कि सर हक नहीं मारा जा रहा है। मैं बता तो क्या रहा हूँ ना, कहेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ कि सबसे पहले चूंकि 6, 5 और 4 लेवल हायर लेवल का हम लोग फाइनल पैनल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये लोग 26,000 लोग तो ऊपर चले गए। इन 26,000 में कई लोग आपको पास करेंगे लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, लेकिन उनको बुला ही नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज में। तो जाहिर है कि ज्यादा पोस्ट 10+2 लेवल के अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल होगा। और एक ये विन विन सिचुएशन है जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं, अलग होता तो अच्छा रहता। अरे अलग होता तो वो लोग भी आ जाते, इसमें डबल जगह सेलेक्ट होते, अब तो एक ही जगह सेलेक्ट होंगे ना। इसमें हमारा क्लियर नियम है कि एक से ज्यादा जगह आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार और लॉजिकली भी ये 10+2 लेवल के अभ्यर्थियों के लिए एक फायदेमंद और विन विन सिचुएशन है। सिद्धार्थ सर एक और चीज कहा जा रहा है कि रेलवे का कहना है कि जो कुछ है सब नोटिफिकेशन के हिसाब से हो रहा है, और अभ्यर्थी कह रहे हैं नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि परीक्षा 2019 में ही होगी, लेकिन परीक्षा 2021 में हो रही है। अब उसके पीछे रीजन रहे होंगे, और रिजल्ट 2022 में मिल रहा है। अभी CBT 1 का ही रिजल्ट मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है जब फॉर्म भरवाया गया था तब उनका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, जिसके कारण उन्हें 10+2 लेवल के पदों पर ही फॉर्म डालना पड़ा था। अब जब रिजल्ट आ गया है तो ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ अलग है और 12वीं वालों का अलग अलग कट ऑफ के चलते अभ्यर्थियों का कहना है कि 12वीं के स्टूडेंट के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रह गई है। वह इसको सरासर नाइंसाफी कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी हमको कंसीडर किया जाता तो अब तो हम ग्रेजुएट भी हो गए। 10+2 में हमने अप्लाई किया, 3 साल में वी हैव डन ग्रेजुएशन आल्सो। ये तो वही बात हुई ना, जैसे फॉर्म निकला था उस समय 10+2 वालों के लिए, जो मान लीजिए यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका अपर एज लिमिट 30 साल था। अब आज उनका एज लिमिट 33 साल हो गया है, तो क्या वो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे? इसमें सिंपल सी बात है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या एज हो, उसमें नोटिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट दिया जाता है, उसी दिन उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अब बाद में हायर क्वालिफिकेशन कोई ले ले या उसका एज बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन वालों का और 10+2 वालों का कट ऑफ अलग है। इसमें फॉर एग्जांपल आप देखें तो लेवल 5 में जो ग्रेजुएशन लेवल का पद है उसमें सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं, उसमें 17,300 रिक्तियां हैं, 17,393 रिक्तियां हैं। अब इसमें एलिजिबल कौन है भाई? तो केवल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट एलिजिबल है, 10+2 वाले एलिजिबल नहीं है। इसकी तुलना में आप लेवल 2 देखें तो 5,663 रिक्तियां हैं।
इसमें एलिजिबल कौन है? 10+2 वाले भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी, मतलब कोई भी जो 10+2 से ऊपर है वो एलिजिबल है। तो अगर आप देखें तो कैंडिडेट की संख्या लेवल 2 में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लेवल 5 में काफी घट जाती है। लेवल 5 की रिक्तियां जो हैं 3 गुनी ज्यादा हैं, लेवल 2 की रिक्तियां 1/3 हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो लेवल 2 में रिक्ति कम है, कैंडिडेट्स ज्यादा एलिजिबल हैं, तो इन कारणों से लेवल 2 का कट ऑफ या लेवल 3 का कट ऑफ ज्यादा लगता है और इसका कट ऑफ कम लगता है, जो काफी लॉजिकल है। सिद्धार्थ, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का रूल लग रहा है। अच्छा सर, एक और जो सवाल उठ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं जी। अब क्या प्रोसेस है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क दिया जा रहा है, क्यों नॉर्मलाइजेशन की बात है? और क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं तो उनको लग रहा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ऐसी बनाई गई है जिसमें अलग अलग चीजों को जो है आप बराबर कर रहे हैं। जरा समझाइए सर, है क्या नॉर्मलाइजेशन? सिद्धार्थ, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसमें एक से ज्यादा शिफ्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन पिक्चर में आ जाता है। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिखाता हूं जो स्लाइड 3 में है। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, देख के कुछ समझ में नहीं आता है और इसमें सारे कैरेक्टर्स को चूंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं लेमन टर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूं जिससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाए। अब सपोज कीजिए एनटीपीसी का CBT 1 ये 57 दिन एग्जाम चला था, 57 डेज, 100 से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। अब किसी एक दिन के शिफ्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, हर डे 2 शिफ्ट होते थे। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 50,000 लड़के अपीयर हुए, 50,000 बच्चे अपीयर हुए और 100 नंबर के एग्जाम में सबका एवरेज मार्क्स जो निकाला गया वो 60 मार्क्स था। फिर उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में अगेन 50,000 लड़के अपीयर हुए और उनका एवरेज मार्क्स जो था वो 100 में 50 मार्क्स था। तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 60 था, सेकेंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 50 था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेकेंड शिफ्ट के लड़के कम मजबूत थे या फर्स्ट शिफ्ट के लड़के ज्यादा तेज थे। इसका सिंपल यही मतलब हम लोग मानते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जिसमें कम मार्क्स आया है उसका सवाल का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। तो प्रैक्टिकली डिफिकल्टी लेवल को एक लेवल पे मेंटेन करना जहां 100 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन जो है उसका बेसिक आइडिया ये है, एक मैथमेटिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंडिडेट्स के मार्क्स को इक्वलाइज कर दिया जाता है जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम देते हैं। और मान लीजिए कि 100 शिफ्ट में देखें तो किसी एक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स मान लीजिए 70 नंबर हो जा रहा है और सबसे कम वाले का मान लीजिए कि 55 नंबर हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन वो इक्वलाइजेशन की प्रक्रिया है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिसको बहुत ज्यादा मार्क्स है उसको एक मिडिल लेवल पे लाते हैं, जिसको कम मार्क्स है जिस शिफ्ट में उसको भी मिडिल लेवल पे लाते हैं और एक लेवल फील्ड बनाया जाता है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रहा था वो कोई आरआरबी का फॉर्मूला नहीं है, ये एक साइंटिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको एसएससी यूज कर रही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन आज के दिन में प्रेवलेंट फॉर्मूला है और इससे पूरे डाटाबेस में लगा के एक लेवल प्लेइंग फील्ड और मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है। सिद्धार्थ सर, ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की और इतना टेक्निकल है ये फार्मूला जो है। हाँ, तो अलग चीज हो गई, इसको आपने समझाया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका होता है जी, लेकिन बहुत साइंटिफिक फार्मूला है ये। अच्छा सर। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला आइटम जो है वो है कि सारे शिफ्ट में 100 शिफ्ट मान लीजिए हुए, सारे शिफ्ट में जो 0.1% हाईएस्ट मार्क्स गेटर हैं उनका एवरेज है, उससे घटाया गया सारे शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसको घटा दिया गया। उसको डिवाइड जो हम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट के जो टॉप 0.1% कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स, उनका एवरेज मार्क्स है, उसमें से उसी पर्टिकुलर शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसको घटाया गया। तो इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर आता है जो एक से या तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता है
उससे फिर उसके मार्क्स को, एवरेज मार्क्स वगैरह को जोड़ के, इससे होता क्या है कि मार्क्स इक्वलाइजेशन होता है, एक रेशनलाइज हो जाता है मार्क्स, और इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का मार्क्स घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जिनका घट जाता है वो मतलब कुछ ज्यादा बोलते हैं, जिनका बढ़ जाता है वो शांत रह जाते हैं। तो बट दिस इज ए साइंटिफिक फॉर्मूला, और इससे मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है, जो जरूरी है, जिसके बिना रिजल्ट हो ही नहीं सकता रॉ स्कोर पे, जहां एक से ज्यादा शिफ्ट हो। और यहाँ तो 100 शिफ्ट हैं, यहाँ तो बिना बिना नॉर्मलाइजेशन के काम हो ही नहीं सकता। हालांकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं CBT 2 में कि इस तरह से एग्जाम कराएं कि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ना आए। सिद्धार्थ सर, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ना आए, मतलब एक साथ एग्जाम हो जाएगा। मतलब एफर्ट हम लोग का यही है कि इस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि अब ढेर सारे लेवल्स में बट गया है ना, कॉमन एग्जाम नहीं होना है। कॉमन एग्जाम तो कैंडिडेट्स जो हैं, किसी में 1 लाख हैं, मैक्सिमम 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट आपको लेवल 5 में, जिसमें बहुत ज्यादा रिक्तियां थी। तो कोशिश की जाएगी कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, जहां एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं होगी। तो ये अभी तक थिंकिंग चल रही है हम लोग की कि CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। सिद्धार्थ सर, एक और चीज है, NTPC CBT 2 की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, और उम्मीदवारों का सिलेक्शन और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब तक पूरा कर लिया जाएगा? क्या इसकी कोई टाइमलाइन बनाई है आप लोगों ने? ज्वाइनिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जो CBT 1 का रिजल्ट निकला है, तो CBT 2 का एग्जाम जो है हम लोग 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच 2022 में करेंगे। मतलब करीब 1 महीने से कम टाइम बाकी है। और इसके बाद हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि CBT 2 का रिजल्ट 15 मार्च 22 तक दे दें। अब इसमें क्या है कि कई कैटेगरीज हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, जैसे क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट है, तो इनमें टाइपिंग टेस्ट होता है। इसी तरह से ASM है, जो लेवल 6 का पोस्ट है, इसमें एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, वो होता है। सब सारा ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट में काफी लोग रहेंगे, इनको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल में इसको खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद फिर फाइनल स्टेज, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मई जून में इसको खत्म कर लिया जाए। उसके बाद फिर मेडिकल और इम्पैनलमेंट और ज्वाइनिंग होगा। मतलब ये हमारी प्लानिंग है, और हम लोग इस पे पूरी तरह से होपफुल हैं और जुटे हुए हैं। सिद्धार्थ सर, एक सप्लीमेंट्री भी बनता है इस पे, जैसे आपने कहा कि कुछ इसमें पोस्ट हैं, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं। जी तो जो लोग, मान लिया हमने ऑप्ट किया कि हम स्टेशन मास्टर बनेंगे, ठीक है, और उसको हमने ओके कर दिया, उसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में बाहर हो गए जी, तो क्या हमें और दूसरी पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा? क्या हमारे कोई मौका मिलेगा कि हम बाहर हो जाएंगे एकदम? जी जी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत जरूरी है कि डिफरेंट लेवल में जो एलिजिबल है उनको उसमें क्वालिफाई कराया जाए, शॉर्टलिस्ट किया जाए। अगर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट में नहीं क्वालिफाई करते हैं तो उनको उसके बाद, जो अगर लेवल 5 में वो क्वालिफाइड हैं, लेवल 2 में क्वालिफाइड हैं, तो उसमें उनको मौका मिलेगा। लेकिन अगर क्वालिफाई कर जाते हैं और वो पोस्ट ले लेते हैं तो फिर नीचे मौका नहीं मिलेगा उनको। अगर उन्होंने अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया और पोस्ट ले ली, तो उसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर दूसरा पोस्ट उनको नहीं मिलना, नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लिया आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में, तो आप जो आपके पास ऑप्शन है उनको ऑप्ट कर सकते हैं, यही करें। जी 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 जी। तो यहाँ पर तमाम जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको बहुत सी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कितनी पारदर्शी है, और भरोसा बनाए रखने के लिए रेलवे ने क्या क्या कदम उठाए हैं? मैंने हर बार सुना है कि रेलवे में होता क्या है, तमाम दलाल घूमते हैं जो कहते हैं हम रेलवे में जो है एंट्री करा देंगे, और पैसे का भी खेल बताते हैं कि फला जगह देना है, इस जगह देना है। क्या कोई इस तरीके के लोग करा सकते हैं किसी का? देखिए सिद्धार्थ, एग्जाम में इम्पर्सोनेटर्स तो पकड़े जाते हैं, किसी की जगह पे कोई दूसरा बच्चा एग्जाम देता रहता है, लेकिन जनरली एग्जाम स्टेज में पकड़ लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में पकड़ लिए जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसा ना हो पाए। हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी है और केवल मेरिट बेस्ड है।
अब जैसे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें कई लेवल पर जांच की जाती है। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है एग्जाम से पहले, फिर एग्जाम के बीच में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है। आइडिया यही है कि जब फाइनल वो लोग आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसमें जितने जगह पे उनका ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिया गया है सारे को हम लोग मशीन से मिला लेते हैं। तो अगर कहीं भी कोई दूसरा लड़का उनकी जगह पे बैठा हो तो पकड़ में आ जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहती है कि अगर मान लीजिए कोई शक हुआ, बहुत तरह से फोटो अच्छा नहीं आया, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग से देख सकें। तो हर स्टेज में हम लोग काफ़ी चेक करते हैं, काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं। इसके अलावा आप देखें तो रिजल्ट निकालने से पहले जो अभ्यर्थी लोग होते हैं उनका जो कॉपी OMR शीट होता है या जो उनका परफॉर्मेंस होता है, जो उन्होंने सही बनाया गलत बनाया, इसको हम लोग उनको अवेलेबल करा देते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर भी अवेलेबल कराते हैं। कभी कभी मॉडल आंसर में गलती होती है, तो अब इस स्टेज पे जो अभ्यर्थी होते हैं उनको ये ऑप्शन रहता है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। वो अपना ऑब्जेक्शन, हजारों संख्या में ऑब्जेक्शंस आते हैं, सारे ऑब्जेक्शंस का एक्सपर्ट के साथ मिलकर हम लोग मिल बैठकर निराकरण करने के बाद ही रिजल्ट बनाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि काफी पारदर्शिता हम लोग मेंटेन करते हैं इसमें। तो सर अगर कोई इस तरीके का दलाल किसी को दिखे तो तुरंत जो है वो रेलवे को बता दे कि साहब ये करा रहे हैं भर्ती, तुरंत उसकी शिकायत करनी चाहिए उसे। बिल्कुल, हम लोग इसमें काफी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, हमारे वेबसाइट पे एकदम काफी प्रोमिनेंटली ये डिस्प्ले होता है कि आप हमको बताएं। कभी कभी बताया भी जाता है, पकड़े भी जाते हैं, एक पकड़ा जाता है तो उसके साथ पूरा सीरीज पकड़ा जाता है। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग पास कर गए हैं, फॉर्चुनेट पीपल, फॉर्चुनेट बच्चे जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। कृपया अच्छी तरह तैयारी करें, और अनफॉर्चुनेटली जो नहीं पास कर पाए हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग हर एग्जाम में नहीं पास कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाता था। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसको सही ढंग से लें, मेरिट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अब आगे का फ्यूचर को प्लान करते हुए, मतलब एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ तैयारी शुरू करें। और मैं आप सबको गणतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सिद्धार्थ। मनीष जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। तमाम जो क्वेरीज थी, खासतौर पर अगर हम इस समय बात करें, लगातार लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि ऐसा है और बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो रेलवे का जो पक्ष है वो मनीष चंद जी ने रखा सामने कि इसमें पूरी पारदर्शिता है, क्या किया गया उसके बारे में पहले से तय था और जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई सोचे कि गड़बड़ की गई है और अपने मन से कर दिया गया है, वो नहीं, क्योंकि सरकारी नियम कानून है, उन्हीं के तहत ही चल सकते हैं। तो यहाँ मनीष चंद जी ने पूरी स्थिति क्लियर की कि किस तरीके की स्थिति है और कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लोग भड़का रहे हैं उनको कि ऐसा है और ये हो रहा है, तो उसमें उनका कोई फायदा नहीं है, नफा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, आप फालतू की चीजों में पड़ जाएंगे, जो कि वैसा है नहीं। तो मनीष जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, थैंक यू। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो NTPC RRB की बात थी, क्योंकि 2019 में नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस शुरू हुआ, थोड़ा डिले हुआ। डिले इसलिए हुआ, बीच में कोरोना का मामला, इसके अलावा ढेर सारी एप्लीकेशन आ गई, तो एक लंबा प्रोसेस है। CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद CBT 2 की बात भी हो गई है कि कब शुरू होगा, फरवरी में एग्जाम होना है और उसके बाद रिजल्ट भी जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तो ये कहना है रेलवे का। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।